क्यों कराना है? गैर कानूनी तो है ना ईवीएम। खुला चैलेंज है, अगर वो इतने ही कॉन्फिडेंट है ना तो एक चुनाव करा के देख लें पेपर बैलेट से। लोकतंत्र बचाने के लिए देश की जनता को खुद स्वयं सड़कों पे आके आंदोलन करना पड़ेगा। बाकी सब जगह भी जो सीएम बन रहा है केरला समेत, वो ईवीएम के सीएम है। कितनी भी कोशिश कर ले विपक्ष, जब तक ईवीएम है चुनाव नहीं जीतेंगे। ईवीएम है तो कुछ भी हो जाए, मैनिपुलेशन हो सकती है और हो रही है। वो सुप्रीम कोर्ट में लाके आरएसएस और बीजेपी की मदद होगी। तो जनता को ये समझना चाहिए, जानबूझ के केसेस सुप्रीम कोर्ट में फाइल करके क्यों हारे जाते। जो हमारी हार हो रही है वो सामने वालों से नहीं हो रही, हमारे पीछे छुपे हुए हरे रंग के सांप है जो ना घास में, उनकी वजह से हो रही है। चुनाव बाइकआउट रास्ता नहीं है। ईवीएम का विरोध सड़क पे पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से एक एक चेहरा बेनकाब होगा। जो आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल्स अलग अलग जगह मतदाता सूची में भी गड़बड़ हुई है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि नहीं हुई, और भी बहुत तरीकों से गड़बड़ हुई है। उन लोगों की आवश्यकता है जो देश बचाने के लिए सच में कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। सर, बंगाल चुनाव के नतीजे को कैसे देखते हैं आप? बंगाल चुनाव के नतीजों को मैं एक ही तरह से देख रहा हूं। बंगाल की बहादुर जनता हार गई, ईवीएम जीत गई। और बंगाल के चुनाव को किसी भी और नजर से देखना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने ईवीएम में धांधली को डिटेल में स्टडी किया है, डिटेल में पढ़ा है, डिटेल में उसकी रिसर्च की है, और किसी भी तरीके से देखने का कोई औचित्य नहीं है। और इसमें मैं गलती आरएसएस और बीजेपी की, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी जो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं उनकी कम मानता हूँ। जो विपक्ष की पार्टीज हैं उनकी ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि विपक्ष के नेता ममता बनर्जी साहिबा समेत सबके सब अपने पार्टी के अंदर जो आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल्स हैं, जिनका काम ही सिर्फ एक है कि अपनी लीडरशिप को ईवीएम के आंदोलन से दूर रखो, उनकी जीत मानता हूं। और ये गलती विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज के सब लीडर्स की है और किसी की गलती नहीं। चुनाव आयोग और सरकारी मशीनरी की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हें कैसे देखते हैं? नहीं, उसके बारे में सवाल उठाने की क्या आवश्यकता है? वो तो जग जाहिर है, सबके सामने सब साफ नजर आ रहा है। अगर वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज जो हमने पहले दिन से बोली है, आज भी अगर निकाल के देख ली जाएगी तो सब नजर आ जाएगा कैसे कैसे धांधली हुई है। कम से कम 70-80% धांधली तो साफ नजर आ जाएगी ना। एक भी ईवीएम मशीन पे चुनाव आयोग ने, मेरा आज भी दावा है, बंगाल में हो चाहे पूरे देश में हो, एक भी ईवीएम की मशीन में जो प्रोटोकॉल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किया गया है 2024 की जजमेंट में, और जो खुद चुनाव आयोग का प्रोटोकॉल है उसको पालन किया गया होगा, तो मैं अपनी गलती मानूंगा सबके सामने। एक भी मशीन पे प्रोटोकॉल जो कानून है इनका, चुनाव आयोग का खुद का लिखित, उसका पालन नहीं होता है एक भी मशीन पे ईवीएम, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ईमानदारी और कितनी बेईमानी से चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी कार्य कर रहे हैं। तो इसमें कोई बहस नहीं होनी चाहिए। देश की जनता को ही, अगर ये विपक्ष की पार्टी जितनी भी हैं, अगर ये अपने जिम्मेदारी को निभाने में अक्षम है, नहीं निभा पा रही हैं, तो लोकतंत्र बचाने के लिए देश की जनता को खुद स्वयं सड़कों पे आके आंदोलन करना पड़ेगा ईवीएम को हटाने के लिए, पेपर बैलेट को वापस लाने के लिए। बंगाल में चौंकाने वाले नतीजे के आने में क्या कारण मानते हैं? ईवीएम और ईवीएम कोई चौंकाने वाले नतीजे नहीं है, बिल्कुल सही नतीजे हैं। ईवीएम द्वारा धांधली हुई है और ईवीएम द्वारा रिजल्ट आया है। जो भी बंगाल में चीफ मिनिस्टर बनेगा वो ईवीएम का सीएम होगा। असम में सीएम जो भी बन रहा है, बाकी सब जगह भी जो सीएम बन रहा है केरला समेत, वो ईवीएम के सीएम है। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी ने केरल में अभी ईवीएम का चमत्कार नहीं दिखाया है, क्योंकि वहां बहुत ही ज्यादा हो जाता है, पब्लिक शायद हजम भी नहीं कर पाती पूरे देश की, इसीलिए उन्होंने अभी ईवीएम का प्रयोग ठीक से अपने फायदे के लिए आरएसएस और बीजेपी ने केरल में नहीं किया। बंगाल में बहुत कुछ हुआ है, हर मामला कोर्ट पहुंचा है, आखिर चुनाव इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों हुआ और क्या कारण रहे हैं? केंद्र के दखल के आरोपों को कैसे देखते हैं आप? नहीं, धांधली तो हर लेवल पे हो रही थी और हर लेवल पे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक तरीके से रेजिस्ट भी किया है, विरोध भी किया है, लेकिन असली बीमारी की जो जड़ है वो तो ईवीएम है ना, उसके लिए आंदोलन नहीं हुआ। तो क्या आप लोग ये मानते हैं कि बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता इतनी आसानी से हार मान जाते, इतनी आसानी से आरएसएस और बीजेपी को जीतने देते? उन्होंने जो उनके नेतृत्व ने बताया वो पूरी ताकत लगा के वो काम किए, लेकिन नेतृत्व ने ही ईवीएम के बारे में नहीं बताया ना कि उसको रोकना, उसकी बेईमानी को रोकना है। बुनियादी फर्क ये है, आप कितने भी इलेक्शन हो जाएं, कितनी भी कोशिश कर ले विपक्ष, जब तक ईवीएम है चुनाव नहीं जीतेंगे। और बीजेपी और आरएसएस को खुला चैलेंज है, अगर वो इतने ही कॉन्फिडेंट है ना तो एक चुनाव करा के देख लें पेपर बैलेट से।
पता लग जाएगा कितनी वोटें आती हैं आरएसएस और बीजेपी की। धांधली तब भी होगी, मैं फिर बता रहा हूं, लेकिन वो धांधली काफी नहीं होगी बीजेपी और आरएसएस को चुनाव जिताने के लिए, उनकी सरकार बनाने। सर, जिसके वोट काटे गए हैं भारी संख्या में, अगर वो वोट देते तो परिणाम अलग हो सकते थे यार। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, यही बात मैं समझा समझा के थक गया हूं। ईवीएम है तो कुछ भी हो जाए, मैनिपुलेशन हो सकती है और हो रही है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि चुनाव आयोग कहता है कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग 45 दिन तक ही रहेगी, अगर कोई गड़बड़ी हुई होगी कैसे मालूम चलेगा? इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे, आपकी क्या टिप्पणी है? वो सुप्रीम कोर्ट में लाके आरएसएस और बीजेपी की मदद होगी, मैं यही सलाह दे सकता हूं। कानून उनको नहीं पता है, वो इस बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें पहले कानून पढ़ लेना चाहिए। क्या है इसका कानून? 45 दिन का कानून है तो किसी खास स्थिति में है। 45 दिन के बाद भी अनंत काल तक वो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज बचा के रखनी है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती है, शायद उन्हें मालूम नहीं है, ध्यान से पढ़ लें। टीएमसी प्रत्याशी मधुपर्णा ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम बूथों पर टीएमसी के पीछे रहना नामुमकिन है। ये इस बात का संकेत है कि ईवीएम को हैक किया गया है, आप कैसे देखते हैं? मैं देखने की जरूरत ही कहाँ है, मैं तो ये शुरू से बता रहा हूं, लेकिन मेरी बात पहले क्यों नहीं सुनी? अभी भी कपिल सिब्बल साहब के कहने से आधी अधूरी तैयारी करके ये सुप्रीम कोर्ट जाके हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं उसको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। 45 दिन का कानून नहीं है, दिल्ली हाईकोर्ट में वो केस चल रहा है अभी भी। अगर किसी को देखना है, मेरे नाम से ही चल रहा है दिल्ली हाईकोर्ट में, इसके बारे में कानून समझना है तो मेरे वाला केस फॉलो कर ले। अगर लेकिन ये अगर लोग नुकसान ही करने पे उतारू हैं देश की जनता का और भारत के संविधान का, तो जनता को ये समझना चाहिए ये जानबूझ के केसेस सुप्रीम कोर्ट में फाइल करके क्यों हारे जाते हैं, इस बात का भी एक दिन तो खुलासा होना ही है ना। ये खुद सुप्रीम कोर्ट जाने वाले आरएसएस और बीजेपी से मिले हुए हैं। ये जो मैं बार बार इल्जाम लगा रहा हूं, ये एक दिन इसका खुलासा तो होना ही है ना। हमें जो हमारी हार हो रही है वो सामने वालों से नहीं हो रही, हमारे पीछे, हमारे रैंक्स में, हमारी जो सफे हैं उसके अंदर जो छुपे हुए हरे रंग के सांप है जो ना घास में, उनकी वजह से हो रही है। विपक्षी दल हर चुनाव के बाद जब ईवीएम का रोना रोते हैं, तो विपक्षी अब भी ईवीएम से होने वाला अगला कोई भी चुनाव लड़ेगी या बाइकआउट करेगी जब तक कि बैलेट पेपर से चुनाव ना कराया जाए, आपका क्या कहना है? बाइकआउट करना तो और भी नुकसानदेह काम होगा ना, क्योंकि बीजेपी की तो प्रशांत कुमार जी की पार्टी है, उसको खड़ा कर देंगे हर जगह से। ओवैसी साहब की पार्टी है, उसको खड़ा कर देंगे, बोलेंगे यही मेन पार्टीज हैं और ये लड़वी चुनाव। बीजेपी अपनी नई और पार्टियां बना देगी आरएसएस। चुनाव बाइकआउट रास्ता नहीं है। ईवीएम का विरोध सड़क पे पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से राष्ट्रव्यापी विरोध ही इसका रास्ता है पेपर बैलेट से चुनाव कराने का। और ये सब बातें पॉलिटिकल पार्टीज तो बाद में कहती हैं, हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं अगर विपक्ष चुनाव बंगाल में जीत भी जाता है, यानी कि ममता बनर्जी साहिबा चुनाव जीत भी जाती, तब भी मैं यही कहता कि ये ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए। मैं तो केरल का अभी भी बोल रहा हूं ना, केरल का मैं अभी बोल रहा हूं, ये कोई चुनाव नहीं है जब तक पेपर बैलेट से नहीं होगा। रिजल्ट अलग आएंगे, पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। हालांकि ईवीएम का प्रयोग बीजेपी ने केरल में नहीं किया होगा, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन क्यों कराना है? गैर कानूनी तो है ना, ईवीएम से चुनाव कराना गैर कानूनी है, उसका भी प्रोटोकॉल है। अब मुझे डर ये है कि इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा कोई ना कोई, और उस कानून को भी खराब करा के हमारे लोगों की मुसीबतें और बढ़ाएगा जो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर। सर, क्या चुनाव के ये मामले भी कोर्ट में जाएंगे? क्योंकि जिस बंगाल का हर मुद्दा कोर्ट में गया है, तो क्या परिणाम का मुद्दा भी कोर्ट जाएगा? अगर कोर्ट में ये मामला आएगा तो क्या पलट सकता है मामला? अगर ठीक से लड़ाई लड़ी जाएगी जब मैं बता रहा हूं 45 दिन का कानून जो है वो कुछ कंडीशंस के साथ है। अब हमारे इतने बड़े बड़े जो इसके विद्वान हैं उन्हीं को नहीं पता ये बातें, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं सिवाय अफसोस करने के, सिवाय वक्त का इंतजार करने के लिए। जब जनता दूध का दूध और पानी का पानी सब समझ जाएगी, कौन हमारे दोस्त बन के हमारी पीठ में चाकू मार रहे हैं वो समझ जाएगी जनता, जब भी तो कुछ होगा। लेकिन वो समय आएगा, एक एक चेहरा बेनकाब होगा। जो आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल्स अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, उनके एक एक के चेहरे से पर्दा हटेगा। सब लोग मिलकर हमारा देश बचाएंगे, बाबा साहब का संविधान बचाएंगे, और देश जो है पेपर बैलेट से चुनाव होगा और असली सरकारें बनेंगी। अभी तो ईवीएम के सीएम और पीएम बनते हैं। सर, चुनाव में धांधली के आरोप लग रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, अगर आपके पास ये केस आता है तो आप कानूनी कदम क्या उठाएंगे टीएमसी के लिए? पहली बात यह है, मेरे पास ये केस आएगा ही नहीं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। जिस दिन विपक्ष के जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, नेता, मेरी बात सुनने लगे तो आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत जाएंगे। मैं हवा में तो बात नहीं कर रहा हूं ना, मैं
रिजल्ट ला के बात कर रहा हूँ ना, इन्हीं अदालतों से रिजल्ट लाए हैं ना हमने, मैं तभी बात कर रहा हूँ ना। जिस दिन मुझसे बात करना शुरू कर देंगे, अरविंद केजरीवाल जी ने की थी ना, लेकिन फिर राघव चड्ढा जी के ही हवाले कर दी तो क्या होना था, मैं तो तभी समझ गया था। अरविंद केजरीवाल जी भी ओवरबोर्ड थोड़ी है, अभी कोई ओवरबोर्ड नहीं है। जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ईवीएम को पहला मुद्दा बना के बात नहीं कर रहा, वो अभी ओवरबोर्ड नहीं है, वो या तो दबाव में है या गुमराह है। ये सीधी सीधी बात है, इसमें कोई झोल वाली बात मैं करता ही नहीं हूं, मैं तो सीधी बात करता हूं। सफेद या दूसरा रंग, मैं तीसरी बीच के बातें करता ही नहीं हूं, सीधी सीधी बात है। ईवीएम हमारे देश के लिए सबसे बड़ा श्राप मान लो या सबसे बड़ा दुखदायी चीज है हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लिए ईवीएम सबसे बड़ा जहर है। उसको खत्म करते ही हमारा देश जो है लोकतंत्र मजबूत होगा, देश मजबूत। क्या ये जीत केवल मोदी मैजिक है या चुनाव आयोग की मतदाता सूची कार्रवाई का परिणाम है? ये ईवीएम मैजिक है सबसे बड़ा। मतदाता सूची में भी गड़बड़ हुई है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि नहीं हुई, और भी बहुत तरीकों से गड़बड़ हुई है। सीआरपीएफ जो सेंट्रल फोर्सेस भेजी गई हैं, यूपी और दूसरे राज्यों से आरएसएस और बीजेपी के भ्रष्ट अधिकारी भेजे गए, वो भी एक फैक्टर है। लेकिन वो सारे फैक्टर आरएसएस और बीजेपी को चुनाव नहीं जिता सकते अगर पेपर बैलेट से चुनाव होगा, अगर मत पत्र से चुनाव होगा। यही बात मैं पहले दिन से आज तक बोल रहा हूं और इसमें मेरी बात में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जो लोग जबानी जमा खर्च करते हैं, अब ईवीएम की लड़ाई में जो भी हम लोगों के साथ आए, वो सीधे सीधे देश बचाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए आए। अब वैसे लोग भी नहीं आए कि जब मूवमेंट, आंदोलन, जनता जुड़ी होती है तो आके भाषण दे लिए, सोशल मीडिया पे और दूसरी जगह भाषण दे के टीआरपी बटोर ली, नेता बन गए। उन लोगों की आवश्यकता नहीं है। अब उन लोगों की आवश्यकता है जो देश बचाने के लिए सच में कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे। ऐसा आंदोलन होगा, जरूर होगा, ईवीएम हटेगी और देश जो है फिर से अच्छी सरकारें चुनेगी। सर आखिरी सवाल है, चुनाव नतीजों के बाद यूपी में भी बंगाल और बिहार वाला खेला होगा। लोग सवाल उठा रहे हैं वहां भी ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव होंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता ना, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, कोई नहीं होंगे। आरएसएस और बीजेपी के हाथ में अगर कोई ऐसा तंत्र आ जाए जिससे वो बेईमानी करके चुनाव जीत सकते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि वो ईमानदारी से प्रयोग करेंगे ईवीएम का? कभी नहीं। ईवीएम से ईमानदारी का प्रयोग करना आरएसएस और बीजेपी करेगी क्या? ये इतना बड़ा मजाक है जिसका मतलब हंसते हंसते पेट में बल पड़ सकते हैं। जो देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे आरएसएस और बीजेपी के नेता इजराइल को अपना फादरलैंड बता सकते हैं, उनसे आप ईमानदारी का कोई इतना सा जर्रा भी उम्मीद कर सकते हो कि वो ईमानदारी से काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, भारत के लिए काम करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करेंगे जो वो कर रहे हैं। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव की चुनौती और बढ़ गई है। सर अखिलेश यादव की कोई चुनौती नहीं है ना, मैं यही तो समझा रहा हूं बार बार। अखिलेश यादव जी कुछ चुनौती का सामना नहीं कर रहे हैं, कोई चुनौती नहीं है। जनता अपने आप और आरएसएस और बीजेपी को हरा देगी। उन्हें सिर्फ ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, बाकी वो कुछ भी करते रहे, कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी साहिबा से बड़े नेता नहीं है वो, ना उनसे ज्यादा जुझारू नेता है, मैं साफ तौर पे बता रहा हूं। यूपी में तो मायावती जी बैठी है ना, मायावती जी से ज्यादा बहादुर नेता नहीं है अखिलेश यादव जी, किसी हालत में नहीं है, किसी कीमत पे नहीं है। लेकिन क्या है, लड़ नहीं रही मायावती जी। सीधी सीधी बात है, अखिलेश यादव जी का कोई इतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं है कि वो ममता बनर्जी से ज्यादा बड़े नेता हो गए या उनसे ज्यादा जुझारू नेता हो गए, बिल्कुल नहीं है। वो सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्हें सिर्फ एक ही चीज की लड़ाई लड़नी है, वो है ईवीएम हटाने की। अगर वो नहीं लड़ेंगे तो नतीजा साफ है, कोई चांस ही नहीं है यूपी में आरएसएस और बीजेपी को हराने का, कोई चांस नहीं है।